प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 टूटती मर्यादाएं पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि आज का मनुष्य केवल अपना लाभ हानि देखता है। वह यह देखता है कि उसे कहाँ लाभ हो रहा है और वह लाभ के पलड़े को भारी समझकर उसी में जा बैठता है, चाहे वह कितना भी अनीति से क्यों ना भरा हुआ हो। बाप दादा, माता पिता, भाई बहन का रुपए के सामने कोई मूल्य नहीं होता है। व्यक्ति का धर्म, ईमान, आदर्श सब रुपए के पलड़े में आ जाते हैं और इससे हमारी संस्कृति के सामाजिक ढांचे पर बड़ी चोट पड़ती है। वह चरमरा जाता है और सभी मर्यादाएं टूटकर बिखर जाती है। लेखक के जीवन में ही भी एक ऐसी ही घटना हुई जिसे उसने इस पाठ के माध्यम से आपको बताया है। आइए हम यह चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस संपूर्ण घटना ने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया। टूटती मर्यादाओं को देखकर मैंने इसे लेखनी में पिरोने का निश्चय किया और यह आपके सामने प्रस्तुत है। आइए बच्चों, देखते हैं हम वह कौन सी घटना है। महीनों से तारीख लग रही थी। तारीख यानी मुकदमे में अदालत में पेशी की दिनांक। आज फिर तारीख लगी थी। कई महीनों से मुकदमा चल रहा था और प्रत्येक अगले सप्ताह के लिए तारीख लग जाती थी। अदालत में कोई मुकदमा चल रहा था और उन्हें बार बार तारीख मिल रही थी। तारीख यानी दिनांक, इस दिनांक पर पेशी होगी। वह हर तारीख से पहले दिन वकील साहब के यहाँ अगले दिन की मालूमात के विषय में अपनी शंका के समाधान हेतु जाता है। मालूमात यानी आवश्यक बातों को मालूम करने के लिए। संदेह यानी शंका, जो भी उसके मन में शंका होती है, संदेह होता है, उसका हल ढूंढने जाता है। और वकील साहब कोई तसल्ली बख्श जवाब न देते, यानी उससे कोई संतोषजनक जवाब वकील साहब की तरफ से नहीं मिलता। फिर भी वह किसी निश्चित समाधान और सत्य की जीत का विचार लिए घर लौट आता है। और क्या सोचता है वह, उसके मन में उतार चढ़ाव चलता रहता है कि शायद निश्चित ही इसका समाधान मिलेगा, सत्य की ही जीत होगी। उसके मन रूपी सागर में उठते ज्वार भाटे को कहीं ठोर न थी, यानी कोई ठिकाना न था। उसके मन में विचार उतरते चढ़ रहे थे, कभी अच्छे आ रहे थे, कभी बुरे आ रहे थे। अपनी दशा पर उसे लगा कि जैसे सारा जमाना उसके दुख को देखकर मन में ठंडक का अनुभव कर रहा है। क्या लग रहा था उसे कि मैं जो ये केस लड़ रहा हूँ सभी मेरे विरुद्ध हैं और उन्हें मज़ा आ रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो आस पड़ोस, सगे संबंधियों और जानकारों की दृष्टि में वह धूर्त इंसान था। सभी की दृष्टि में वह क्या था, बड़ा ही चालाक महसूस कर रहा था कि लोग मुझे बहुत चालाक समझते। और इसका क्या कारण था कि उसका मुकदमा उसके पिता, माता और भाई के विरुद्ध था, इसलिए लोग उसे बड़ा चालाक समझ रहे थे। भला माता पिता से भी कभी कोई मुकदमा लड़ता है? बस लोगों की तीक्ष्ण दृष्टियाँ उसे इसी कारण भेदती रहती थी, यानी उसका विरोध करती रहती थी। समय का पालन करने में उसकी सर्वाधिक शक्ति व्यय होती रहती थी, यानी खर्च होती रहती थी। कचहरी का समय 10 बजे खुलने का था, जबकि काम शुरू होते होते 11 बज जाते थे। भला समय पर कोई अपना काम संभाल ले तो क्या उसे सरकारी कर्मचारी होने का गुमान हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो जितना लेट लतीफ़ वह उतना ही बड़ा और उसके उतने ही अधिक खुशामदी। अर्दली 10 बजे आता है, यानी क्लर्क जो होता है, चपरासी जो होता है, वो 10 बजे आता है और उसके बाद में एक दूसरे से बड़े अधिकारी उसके बाद आते रहते हैं। 11 साढ़े 11 बजे जाकर कोरम पूरा होता है, यानी जो भी लोग वहाँ बैठते हैं वे सभी 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं और फिर आवाज़ें लगती हैं और अगली तारीखें वितरित कर दी जाती हैं। तारीख पर वह तो 10 बजे से पहले ही अपने वकील के बस्ते पर पहुंच जाता है। 10:15 बजे मुंशी आता है और लगभग 11:45 बजे वकील साहब। वह उन्हें नमस्ते करता है और वे व्यापारिक मुस्कान के साथ कहते हैं, आप कोर्ट पहुंचो। वह क्या करते हैं, वे तो एक व्यापारी हैं, क्योंकि उससे पैसा लेना होता है, उन्हें अगली तारीख दिलानी होती है। अगर वह उसका मुकदमा जल्दी से ख़त्म करवा देंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे? भला नहीं मिलेंगे। तो वह कहते हैं, आप कोर्ट पहुंचो, नाम बुलाए जाने पर मुझे बुलवा लेना। उसे वकील साहब के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर अचरज न होता, परंतु यह अवश्य लगता कि वह जिन लोगों के बीच फंसा हुआ है वे उसके आदर्शों की सिलाई उधेड़ने वाले लोग हैं।
इन्हें अपने मुवक्किलों से केवल पैसा चाहिए। मुवक्किलों के हितों को इन्होंने खूंटी पर टांगा हुआ है। तभी मुंशी जी कहते हैं, लाओ थोड़े पैसे जमा करा दो, और वह अनमना होकर 100 रुपये का नोट मुंशी जी को देकर अदालत का रुख कर लेता है, यानी अदालत की तरफ चला जाता है। प्रारंभ में तो अदालत के सामने खड़े होने से उसे डर लगता था, न जाने लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वहाँ खड़ा हुआ निरपराध भी अपराधी ही माना जाता और समझा जाता है। बेंच खाली होती तो उस पर बैठ जाता, अन्यथा खड़ा होकर दूर तक की गतिविधियों को अपना साक्षी बनाता। वहाँ उपस्थिति देते समय उसे लगता कि पृथ्वी पर शायद यही नर्क है। सब लोग अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में होते हैं। आवाज़ लगाने वाला अर्दली यमदूत से कम न लगता था। उसका रुतबा भी किसी दंडधारी से कम न था। उससे कोई भी जानकारी प्राप्त करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता तो वह किसी विधि विशेषज्ञ और पद के रुतबे की हैसियत से बात करता, यानी वह ऐसे बात करता कि मेरा भी कोई पद है। ऐसा लगता था यदि अपनी पर आ गया तो 4-6 महीने के लिए अंदर करवा देगा, यानी जेल करवा देगा, अथवा बड़ा अर्थदंड लगवा देगा, यानी हर्जाना उसे देना पड़ेगा। दोपहर को बहुत तेज भूख लगती। 2-3 चने बेचने वाले वहाँ नियत रूप से आते रहते थे। उनसे चने लेकर खाता और सोचता कि जीवन की हर घड़ी हर पल अनापेक्षित है। अनापेक्षित यानी अपेक्षाओं से परे, कब क्या हो जाए रहस्य बना रहता है। जो माँ अपने स्तन के अमृत से बालक को जीवन प्रदान करती है, वही कचहरी में झूठी शान कायम रखने के लिए सारी मर्यादाओं को छिन्न छिन्न कर सकती है। वह पिता जो अपनी उंगली थमाकर बालक को चलना सिखाता है, वही अपने अहंकार की तृप्ति के लिए बेटे को जेल भेजने और उसकी संपत्ति हड़पने को आतुर हो सकता है। वह भाई जिसके सुनहरे भविष्य के सपने देखे, उसने उसके प्रति हर वह बात करने का प्रयत्न किया जो केवल उसके हित में थी। आज माता पिता के साथ षड्यंत्र रचकर भ्रातृ धर्म का निर्वाह कर रहा है। जीवन में कब आपकी आस्तीन में से सांप निकलकर आपको डसने के लिए जीभ लपलपा ले, फन फैला दे, आपको इल्म नहीं हो सकता। बस यही संसार है। जो नहीं हो सकता, जो नहीं होना चाहिए, वही होता है। मर्यादाएं बनाई जाती है कि उनमें कोई सुरक्षित रह सके, परंतु उन्हें तोड़ने वालों की कमी नहीं है। वह क्या सोच रहा था, खड़ा खड़ा देख रहा था कि क्या वह माता जिसने मुझे दूध पिलाया है, जीवन प्रदान किया है, वह अपनी झूठी शान रखने के लिए झूठी गवाही देगी। जिस पिता ने मुझे उंगली थाम कर चलना सिखाया है, वह अपने अहंकार की तृप्ति के लिए मेरे को जेल भेजकर मेरी संपत्ति हड़पने के लिए तैयार हो रहा है। वह भाई जिसके लिए मैंने अच्छे जिसके भविष्य के लिए मैंने सपने देखे थे, और वह हर बात की जो उसके भविष्य के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा है, मेरे माता पिता के साथ मिलकर मुझे ही झूठा साबित कर रहा है। तो इस तरीके के विचार उसके मन में चल रहे थे। जब भी अर्दली आवाज़ लगाने बाहर आता, सभी उपस्थित जन चौकन्ने हो जाते। जिनके नाम पुकारे जाते वे भीतर चले जाते और थोड़ी देर में बाहर आ तेजी से वापसी के लिए लपक लेते। फिर आवाज़ लगाने वाले अर्दली आते, फिर सब चौकन्ने हो जाते। सब थे दुखी। लोगों की नज़रों में वहाँ बैठा खड़ा हर फरियादी गुनहगार था, परंतु हर फरियादी को अपनी गूदड़ी में छिपा दुख स्वयं ही मालूम था। वह कुढ़ता और पूर्ण रूप से स्वयं को उस परम सत्ता के अधीन सौंप उसका खेल देखने को ठंडी आह भरकर शून्य में निहारता। कोई कोई फरियादी कभी हंस भी देता, परंतु उस हंसी में खुलापन न होता था। लगता था कोई देख रहा है। यदि हंसने का प्रयत्न किया तो इससे अधिक दुख भोगने होंगे। बेचारे को शीघ्र ही अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह चुप हो जाता। यानी कि जो फरियादी था उसे हंसने का भी अधिकार नहीं था। यदि वह हंस लेता तो लोग उस पर उंगली उठाते कि इसकी गलती अधिक होगी, इसलिए यह इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। वह इन सभी गतिविधियों को मूक दर्शक बना पत्थर सा बैठा था। तभी अदालत में लंच हो गया। क्या हुआ? मूक दर्शक यानी जो बोल नहीं सकते,
ऐसा दर्शक बना हुआ बैठा था और एक जैसे पत्थर रखा हुआ हो, उस तरीके से वह लग रहा था। तभी लंच का समय हो जाता है। बच्चों, आगे का अध्याय हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।